ज़रा हटके में खुशामदीद। शाहज़ेब जिलानी का सलाम कबूल कीजिए। मेरे साथ मौजूद हैं वसतुल्लाह ख़ान। हमारे तीसरे साथी ज़रार खोड़ो कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर होंगे, तो आपका जो वास्ता है वो हम दोनों से ही पड़ेगा आने वाले कुछ दिनों तक। IMF का जो प्रोग्राम है बज़ाहिर लगता है कि अब वो पूरा नहीं होगा। तशवीश बढ़ती जा रही है कि अगले माह जो बजट की पूरी एक्सरसाइज है वो कैसे होगी। इस पर हम प्रोग्राम में आगे बात करेंगे। इसके अलावा खून का एक मर्ज़ है जिसमें मरीज़ों को हर महीने जाके खून की बोतलें लगानी पड़ती हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूशन करना पड़ता है। इस मर्ज़ को कहते हैं थैलेसीमिया। ये क्या है, इसका तदारुक कैसे होगा, पाकिस्तान में इस हवाले से क्या हो रहा है, इस पर भी प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे। लेकिन पहले आज की जो कुछ गर्मा गर्म ख़बर है वो है PTI के चेयरमैन इमरान ख़ान और फ़ौज के ताल्लुकात के हवाले से। हम जानते हैं कि ये ताल्लुकात जो हैं पिछले एक साल के दौरान ख़ासे तनाव का शिकार रहे हैं, लेकिन अब फ़ौज को ये लग रहा है कि इल्ज़ाम तराशी इतनी बढ़ गई है कि आज ISPR ने बाज़ाब्ता तौर पर एक बयान जारी किया। वोसर साहब, हाँ, क्या कह रहे हैं? बयान जो है वो उसके अल्फाज जो हैं ख़ासे ज़ाहिर सख्त हैं। उसके मुताबिक इमरान ख़ान ने एक हाजिर सर्विस सीनियर फ़ौजी अफसर पे बिना सबूत इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए हैं। ये इशारा है मेजर जनरल फैसल नसीर की तरफ जी, जो कि ISI के पॉलिटिकल विंग कह लें, जो भी कह लें उसको, पॉलिटिकल विंग जिसको ISIC कहते हैं, DGC जो कहलाता है। अच्छा, ISPR के बयान में कहा गया पिछले एक साल से फ़ौजी और इंटेलिजेंस हुक्काम के ख़िलाफ़ सियासी मकासद के लिए इश्तियाल अंगेज़ और सनसनीखेज़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हम मुतालबा करते हैं कि ये सियासी रहनुमा झूठे इल्ज़ामात लगाने की बजाय कानूनी रास्ता इख्तियार करें। इमरान ख़ान, बैकग्राउंड ये है कि इमरान ख़ान ने अभी पिछले दिनों एक तकरीर में कहा था कि सारी कौम जनरल फैसल नसीर का नाम याद रखे, अगर मुझे कुछ हुआ तो ज़िम्मेदार यही साहब होंगे। अच्छा, उसके बाद शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर का जो है वो भी रिएक्शन आया था। उन्होंने कहा था कि इमरान ख़ान को फ़ौज और इंटेलिजेंस पर इल्ज़ामात आयद करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वो भूल गए कि मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ भी ये काम असल में शुरू तो उन्होंने किया था। अच्छा, इमरान खान साहब ने भी बयान दिया। अब वो तो ईंट से ईंट बजाने वाला था, वो उसको हम इस फहरिस्त में नहीं लेते। नाम पहली दफ़ा नवाज शरीफ ने लिया था हाजिर सर्विस। नहीं, ये जो क्रिटिसिज्म आया है इमरान खान साहब के बयान का, पहले मियाँ शहबाज शरीफ ने बयान दिया, आसिफ जरदारी साहब ने बयान दिया, आज ISPR ने खुद अपना बयान दिया। हाँ, पहले ईंट से ईंट बजाने वालों ने मुखालफत की। अच्छा, तो बहरहाल इमरान खान ने ये जो ISPR का बयान आया इसके बाद ट्वीट जो है वो, बल्कि जवाबी शिकवा नहीं, जवाबी शिकवा बल्कि मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर ने, जो शहबाज शरीफ ने कहा ना कि हम इजाज़त नहीं देंगे। पहली बात तो ये कि भाई साहब आपसे कौन इजाज़त ले रहा है। तो बहरहाल उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को मुखातिब करते हुए कहा कि बतौर पाकिस्तानी शहरी क्या मुझे ये हक़ भी हासिल नहीं कि मैं उन लोगों को नामज़द करूँ जो मेरे ख्याल के मुताबिक मुझ पे कातलाना हमले के ज़िम्मेदार थे। इमरान खान ने ट्वीट में कहा कि कौन इतना ताकतवर था कि पंजाब में PTI हुकूमत होने के बावजूद वज़ीराबाद GIT को सबूताज कर सके। क्या शहबाज शरीफ बता सकते हैं कि 18 मार्च को मेरी पेशी से पहले इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पर ISI ने क्यों कब्ज़ा किया और ISI के लोगों ने CTD और वकला का रूप क्यों धारा हुआ था? लोग शहबाज शरीफ अगर सच्चाई के साथ जवाब दें, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, तो इन सब जवाबात से एक ही ताकतवर शख्स और उसके साथियों की तरफ ध्यान जाता है जो ख़ुद को कानून से बालातर समझता, मतलब कोई उसमें वो नहीं है, खुल के जो है वो सामने सूरत हाल है। फिर फवाद चौधरी जो थे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने भी एक ट्वीट किया आज ISPR के बयान पे कि बजाय इसके कि कातलाना हमले की आज़ादाना और शफाफ तहकीक़ात के ज़रिए मुतमईन किया जाए कौम को, इल्ज़ाम की तहकीक से सिरे से इनकार ही बताता है कि आप कानून से बालातर हैं। तो इस लेवल पे जो है काम शुरू हो चुका है। अच्छा, ये वही साहब हैं जिनको इमरान खान साहब डर्टी हैरी कह रहे थे पिछले साल। हाँ। और अगस्त से ये अपने इस ओहदे पर हैं। ये ओहदा बड़ा ही इम्पोर्टेंट तस्वुर किया जाता है। जनरल फैज़ इसी ओहदे पे थे जब पूरी उन्होंने इंजीनियरिंग की थी।
तो इमरान खान साहब को बखूबी पता है कि ये ओहदा जो है इसके कितने इख्तियारात हैं और कितना असर होता है। अच्छा, मैं इसमें ये जानना चाहता हूँ कि हमारे साथ कोई है भी कोई हमारे साथ जी हमारे साथ लाहौर मजीद निज़ामी साहब हैं, सहाफ़ी हैं, जियो न्यूज़ के साथ हैं, ज़रा सिविल मिलिट्री मामलात पर भी नज़र रखते हैं। मैं उनसे एक सवाल कर लूँ, हैं क्या लाइन पे? अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं आपने ज़ाहिर है ये हमारी तकरीर दिल पजीर सुन ली होगी, आप तक पहुंच गई होगी। अचानक पढ़ते हुए मेरे जहन में एक सवाल आया कि ISPR के बयान में ये कहा गया कि सियासी रहनुमा झूठे इल्ज़ामात लगाने की बजाय कानूनी रास्ता इख्तियार करें। बात तो बड़ी अच्छी है, लेकिन सवाल ये है कि एक हाजिर सर्विस अफसर के लिए, फ़ौजी अफसर के लिए कानूनी रास्ता क्या क्या इख्तियार किया जा सकता है? इसलिए कि मेरी नाक़िस मालूमात के मुताबिक आर्मी एक्ट के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और किसी सिविलियन कोर्ट में जो है उनको तलब नहीं किया जा सकता। आप ज़रा रहनुमाई फरमाइए कि कानूनी रास्ता क्या बचता है किसी सिविलियन को इल्ज़ाम लगाने के बाद। जी बहुत शुक्रिया। मैं इसको एक दूसरे नुक्ता नज़र से देखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये इसके सियासी मुज़मरात ज़्यादा हैं और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वाज़े तौर पे ये कह दिया गया है कि अब तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान की जानिब से जो बयानात दिए गए हैं उन्हें बाज़ाब्ता तौर पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहले तो चलो ये बातें सरगोशियों में हो रही थी, लेकिन इस बयान से ये लग रहा है कि उनकी तरफ से मतलब दोनों फरीक खुल के सामने आ गए हैं। इसी ISPR के बयान में ये भी कहा गया है कि अगर ये बाज ना आए तो इदारा झूठ और प्रोपेगेंडे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। फ़ौज क्या कानूनी कार्रवाई कर सकती है? फ़ौज तो आर्मी एक्ट के तहत किसी सिविलियन का कोर्ट मार्शल भी कर सकती है, तो क्या इमरान खान का कोर्ट मार्शल होगा? क्या होगा? जी मुझे तो ये लगता है कि ये एक रवायती सरकारी बयान का ही एक फिक्रा है और इसकी शायद कोई कानूनी मुज़मरात उस तरह से ना हो। ये महज एक पैगाम है और उसमें हम एक माजी में एक छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि इमरान खान साहब ने जब FIR के जरिए कानूनी रास्ता अपनाने की कोशिश की थी तो वो कानूनी रास्ता उन्हें अपनाने नहीं दिया गया। इसका मतलब ये है कि कानूनी रास्ता सिर्फ एक टर्म है, एक इस्तिलाह है, अमली तौर पे शायद इसका इस सारे मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। वैसे हम देख चुके हैं कि हमारे मुल्क में बहुत सारे लोगों को ये डेफेमेशन और ये इन केसेस में कि जी आपने फौज को क्रिटिसाइज किया है, अफसरान को किया है, कोर्ट मार्शल भी होते रहे हैं सिविलियंस के। मार्शल भी। अच्छा, ये जो है ना, इमरान खान ने एक नाम ले लिया कि जी फैसल नसीर या जो भी कह लें आप, उससे पहले मैं बता चुका हूँ कि नवाज शरीफ ने भी हाजिर सर्विस लोगों के नाम लिए, मरियम ने भी नाम लिए, और मुझे याद आ रहा है कि बीबी शहीद जो हैं उन्होंने कातलाना हमले से पहले अपने एक बयान में जो मार्क सीगल को जो मेल लिखी थी और वैसे भी कहा था, उसमें 4 नाम बड़े वाज़ेह तौर पे लिए थे। एक थे चौधरी परवेज़ इलाही, वो ज़ाहिर फ़ौज में नहीं है। हमीद गुल साहब जो थे वो रिटायर हो चुके थे, उनका भी अहमियत नहीं। एक थे हाजिर सर्विस IB चीफ उस ज़माने में एजाज शाह, जो बाद में PTI हुकूमत के वज़ीर दाखिला भी बने। तो ये कोई नई बात तो नहीं है कि सियासी रहनुमा जो हैं वो हाजिर सर्विस, मगर इतना रिएक्शन तब नहीं आया था जब अब आया। निज़ामी साहब जी, इसमें मेरे ख्याल में एक फ़र्क समझने की बात है, वो ये है कि अफ़वाज पाकिस्तान के हवाले से 2 तरह की तनकीद मैं समझता हूँ की जाती है। एक एग्रेसिव क्रिटिसिज्म होता है जो इमरान खान साहब कर रहे हैं, जो गैर माज़ब खाना रवैया है, जो जारहाना है। एक डिफेंसिव क्रिटिसिज्म होता है, मुदाफ़ियाना तनकीद, जो मियाँ नवाज शरीफ करते हैं। वो 1-2 तकारीर में तो ये ज़रूर कहेंगे कि जनरल फैज़ ने ये किया, जनरल बाजवा ने ये किया। उसके बाद वो 1999 के वाक़यात पे चले जाते हैं। वो बताते हैं मेरे साथ जनरल महमूद ने ये किया, क्योंकि बहरहाल वो एक अक्लमंद सियासतदान है। वो ये समझते हैं कि चूंकि इस फौजी इस्टेब्लिशमेंट से डील भी करना है, इन्हीं से रास्ता लेना है, तो इसलिए कैलकुलेटेड तनकीद की जाए और उसकी मिकदार और मायार को देखते हुए तनकीद की जाए। जबकि इमरान खान साहब की तनकीद इसलिए नाकाबिले कबूल है कि एक तो वो जारहाना है, दूसरा वो गैर माज़ब खाना है और उसके अंदर से कोई सुलह सफाई का पहलू भी निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अच्छा, ट्वीट जो किया इमरान खान ने
उसमें उन्होंने शहबाज शरीफ से सवाल किया कि क्या बतौर पाकिस्तानी शहरी मैं किसी ऐसे शख्स को क्या नामजद भी नहीं कर सकता जिस पे मुझे शक है कि वो कातलाना हमले का जिम्मेदार है। तो क्या उन्होंने कोई FIR कटवाने की कोशिश की थी, ये जो हाजिर सर्विस जर्नल हैं, या वैसे ही उन्होंने मतलब नामजद का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने अपने ट्वीट में, तो क्या कोशिश की थी? जब नवंबर में हमला हुआ था तो नामजद करना चाह रहे थे ना, इनका नाम लेके, ये नाम लेके करना चाह रहे थे, वो FIR नहीं हो रही थी, इसलिए तो वो इतना सीख पाते हैं कि जी मैं क्यों नहीं, मैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं अपनी FIR नहीं कराना चाहता। लेकिन माजिद, जैसे आपने भी अभी कहा कि एक वो होता है जब आप फौजी लीडरशिप को क्रिटिसाइज करते हैं पॉलिटिकल मामलात पे। मुझे याद है जब ये मियां नवाज शरीफ ने कहा था तो उन्होंने कहा था कि जी जनरल बाजवा आपको हिसाब देना होगा, जनरल फैज़ आपको हिसाब देना होगा। ये जो इल्ज़ाम आते हैं इनकी संगीनी ज़रा डिफरेंट है। आप पहले ये कह रहे थे कि मुझ पे जो 2 हमले हुए वो इस शख्स ने कराया या ये मुलव्विस है, अब ये कह रहे हैं मुझे कुछ हो गया, अब ये कह रहे हैं कि आइंदा भी मुझ पर जो हमला होगा वो ये शख्स कराएगा। अच्छा, ये है कि हमारे यहाँ जैसे आपने बीबी वाली मिसाल दी, बीबी ने अपनी जो 2007 की कैंपेन से पहले उन्होंने ये कहा था कि मुझे अगर ख़तरा है तो इन लोगों से है। अच्छा, आपको कुछ इस केस में थोड़ा एविडेंस भी अगर आप ले आएँ कि जी मेरे पास आई डोंट नो ये टेप्स हैं, ये फलानी चीज़ है, ये लोग हैं जो मुझे कह रहे हैं, क्योंकि इस तरह तो कोई भी खड़ा होगा, किसी ने भी कोई भी इल्ज़ाम लगा दे। निज़ामी साहब, कुछ ना कुछ तो माल होगा ना इमरान खान के पास जिसके बलबूते पे, या बस मकालमेबाजी है? जी, उसमें मैं ये समझता हूँ कि अभी तक अगर उनके पास कोई ऐसा सबूत होता तो जिस रफ्तार से वो बयानात दे रहे हैं तो वो सबूत को जरूर सामने लाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक तहरीक इंसाफ की क़यादत के बाद सिर्फ गॉसिप के अलावा कुछ नहीं है, और अगर उनके पास कोई टेप, कोई ऐसा रिकॉर्ड या कोई ऐसा सबूत होता तो वो जरूर सामने लेके आते। सिर्फ अभी तक चूंकि दावे हैं तो इसलिए इन दावों की बुनियाद पर, क्योंकि इमरान खान साहब का ट्रैक रिकॉर्ड भी कुछ इस तरह का है कि उनके दावे अक्सर औकात दुरुस्त साबित नहीं होते, तो इसलिए तहरीक इंसाफ के पास बतौर जमात ये एक मुश्किल है कि उनके पास इसके हवाले से पेश करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। माजिद, आप लाहौर में हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी पिछले दिनों हमने देखा जो चौधरी परवेज़ इलाही के घर पे जो कार्रवाई हुई और जिस अंदाज में हुई, हम जो देखने वाले हैं हमने कहा कि ये भी एक पैगाम है उनके लिए भी, खान साहब के लिए भी, कि सब्र की भी एक लिमिट होती है और अगर आप वो क्रॉस करते जाएंगे तो फिर और महाज़ाराई बढ़ती जाएगी। इनकलाबी कैसे बनते हैं? तो ये बताएं कि ये जो आज का जो बयान है इसको उस जाविये से देखें कि ये एक वार्निंग है कि अब हम फिर हम वरना खुल के आएंगे, जो हम जितना अर्सा न्यूट्रल रहने की बात कर रहे थे तो फिर हमें भी रिटेलिएट करना पड़ेगा। जी, ये बड़ा दिलचस्प नुक्ता है। उसकी वजह ये कि तकरीबन 1 साल से मुस्लिम लीग नून इस इंतजार में थी कि किसी ना किसी तरीके से चौधरी परवेज इलाही से कोई ना कोई सियासी बदला लिया जाए, क्योंकि उनके ख्याल में उन्होंने जो बिल्कुल आखिरी औकात में वफादारी तब्दील की, उसका मुस्लिम लीग नून को गुस्सा था। लेकिन वो 1 साल से इंतजार कर रहे थे और उन्हें ये मौका नहीं मिल रहा था। अब चूंकि उन्हें इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कुछ ऐसे इशारे मिल गए थे जिससे ये लग रहा था कि अब चौधरी परवेज इलाही उतने करीब नहीं है और उनका वजन इमरान खान की जानिब ज्यादा हो गया है, तो मुस्लिम लीग नून ने इस मौके को गनीमत जानते हुए दिल खोल के अपने सारे सियासी बदले पूरे किए और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी एक पैगाम दे दिया गया कि जो लोग हमारे साथ नहीं हैं तो फिर उन्हें वो हम में से नहीं के साथ ही शुमार किया जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक हो गया, शुक्रिया बहुत बहुत निज़ामी। तो ये है कि ये बयानबाजी जो है ये हो सकता है कि एक आगाज़ हो अभी, अगर गियर चेंज होने जा रहा है यार कल के प्रोग्राम में देख लेंगे, तो लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन अपने आप में ये कि डेवलपमेंट तो है कि इतना खुलकर अगर फ़ौज सामने आए और बयान दाग दे, तो मज़ीद देखेंगे क्या होता है। एक ब्रेक लेते हैं, फिर बात करेंगे कुछ IMF के बारे में। जी, तो ख़बर ये है कि जो IMF का स्टाफ लेवल समझौता था, बज़ाहिर अब वो लगता है कि पूरा नहीं होगा। इसहाक डार साहब से हम सुनते रह गए, फरवरी से लेके मई हो गया, उन्होंने कहा कि जी ये अब हुआ तब हुआ, लेकिन इसी चक्कर में 3-4 माह निकल गए। हमारे जो वज़ीर ख़ज़ाना साहब हैं उनका कहना है कि जी हमने तो सारी शराइत पूरी कर दी हैं IMF की, लेकिन IMF कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। एक क्लियर इंडिकेशन है कि एतबार का फुकदान है।
रिपोर्ट्स अब ये आ रही हैं कि IMF देखना चाहता है कि जो जून का बजट है वो हुकूमत कैसे बनाएगी। गवर्नमेंट पर प्रेशर है कि जी कि आप आवाम को रिलीफ दें। IMF कह रहा है कि आप डिसिप्लिन का मुजाहरा करें। तो अब हम जहाँ पे खड़े हैं, अगले 6-7 हफ्तों में अगर मामला नहीं हुए तो समझें कि ये एक बहुत ही गैर मामूली बात होगी कि IMF का प्रोग्राम फेल होगा। क्या वाकई हम यहाँ पे पहुँच गए हैं? हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं डॉक्टर नजीब, वजारत ख़जाना का बात सही है वैसे तुम्हारी। आपको बहुत तजुर्बा है सर, और आपने IMF के साथ पहले भी मुज़ाकरात आप करते रहे हैं, वहाँ पे आपके सोर्सेज भी हैं। हाँ। आपको क्या बताया जा रहा है कि बस क्या बताया चौधरी साहब, फिर मैं इनकार समझा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो ऑलवेज गुड टू बी विद यू गाइस। आई थिंक बहुत ही सोबरिंग पोजीशन है पाकिस्तान की। 4.4 अरब डॉलर के ज़खायर हैं। 3 नवंबर को जो रिव्यू शुरू होना था वो फरवरी में शुरू हुआ, और जब मैं आपसे 8 मई को बात कर रहा हूँ तो मैं तब भी यही कह रहा हूँ कि होप यही थी कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो 9th रिव्यू है उसका हो जाता। रिव्यू कंप्लीट हुआ पर ये ना हो सका। इट्स अ वेरी अनकंफर्टेबल पोजीशन फॉर अ कंट्री जो कि एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के चैलेंज में है, और जिसने अपनी इंपोर्ट्स को आधा किया हुआ है, उस पर एक कदगन लगाई हुई है, जिसकी वजह से पूरी इकॉनमी क्लॉग हुई है। बहुत सी इंडस्ट्रीज बंद हुई हैं। एक्सपोर्ट्स के लिए कॉटन मंगवाना मुश्किल है, ये तो एक मिसाल दे रहा हूँ। फार्मेसीज जो हैं उन पे शॉर्टेजेस हैं। ये एक ओवरऑल सप्लाई साइड ने मुल्क की इन्फ्लेशन को भी डिस्टर्ब किया हुआ है, और रुपए पे प्रेशर इसलिए है कि डॉलर्स की फराहमी जो है उसका जो तसलसल है वो टूटा हुआ है। डॉक्टर साहब, ये बात सही है कि 17 मई को IMF का एक इजलास हो रहा है, उसमें पाकिस्तान एजेंडे पे नहीं है? ऑफ कोर्स ये इसलिए बात सही है कि बोर्ड में तब जाता है जब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होता है, उससे 3 हफ्ते कम से कम दरकार होते हैं, बिकॉज ये सब मेंबर्स को जो बोर्ड के हैं, बोर्ड के डायरेक्टर्स को ये जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है और जो उनकी कमेंट्स होते हैं उनकी टीम के, वो जाते हैं तो ये जाता है। ठीक है। तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि अब ये लगता नहीं है कि ये डील फाइनल होगी, इसके क्या से बजट कैसे बनेगा, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान को IMF ने 7 महीने तक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा, और अब ट्रक ही सड़क पे नज़र नहीं आ रहा है, और 30 जून को ये जो मौजूदा फैसिलिटी है IMF की वो ख़त्म होने वाली है। पाकिस्तान को नई फैसिलिटी लेनी पड़ेगी। इस दौरान बजट भी मौजूदा हुकूमत लाने वाली है। अच्छा, बजट जिसे कहते हैं ना कि ऊँट की कमर पे आखिरी तिनका या डूबते को तिनके का सहारा, ये बजट वो वाला था। इसी बजट के चक्कर में ये अड़े हुए थे कि अक्टूबर में इलेक्शन होने चाहिए, उससे पहले नहीं होने चाहिए, क्योंकि इनका ख्याल था कि IMF के साथ जो माहिदा हुआ है, जो 1.25 अरब रुपए की डॉलर की जो किस्त मिलनी है, तो उसको कल करा के कुछ ना कुछ आगे पीछे करके कुछ थोड़ी बहुत कॉस्मेटिक रिलीफ आवाम को दे देंगे, ताकि चंद 100 या चंद हज़ार वोट बढ़ जाएं। कुछ इस तरह का इनका था मंसूबा। अब जाहिर है कि IMF अंग्रेज़ी तो जानते हैं, IMF के एहलकार, शायद उन्होंने पंजाबी और उर्दू भी सीख ली है, तो एक तो हमारे जो वज़रा हैं वो भी खासे पेट के हल्के हैं, बजाय इसके कि वो चुप रहते और पहले ये इंतज़ार करते कि पहले डील हो जाए, पैसा आ जाए, उसके बाद बजट बजाएं। उन्होंने जनाब बादल देखते ही घड़े फोड़ने शुरू कर दिए कि जी अब पैसा आने वाला है, चाइना तो भी ते UAE तो सऊदी अरब तो ते IMF तो सर्टिफिकेट भी मिलने आ रहे, तो उसके बाद देखते हैं कि ये बजट मिल जाएगा और फिर ये कि हम इमरान खान का मुकाबला करेंगे अक्टूबर में। तो IMF ने अब ये किया है कि उन्होंने कहा जी क्या बजट बना रहे हैं भाई साहब, आप ज़रा मोटे मोटे नुकात बनाइए। तो मुझे ये लगता है कि जो आखिरी ऊँट की कमर पे तिनका था वो ये था कि IMF अब बजट को भी कंट्रोल करना चाह रहा है, और ये इनकी ज़िंदगी और मौत का सवाल है सियासी तौर पे। तो इन्होंने कहा नहीं, ये हमारी रेड लाइन है, इस पे हम आपसे नहीं बात कर सकते। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, हम आपको फैसिलिटी नहीं देते। खाकान नजीब साहब, ये जो मेरा टूटा फूटा एनालिसिस है ये किस हद तक ठीक है? इसके आपने बहुत अच्छा एनालिसिस किया है। सो आपने एक चीज सामने रखी कि टैक्टिकली हमने IMF को अच्छी तरह हैंडल नहीं किया। एक आपने जिक्र किया कि हमने बजट पे रिलीफ की बात की, थोड़ा पीछे चले जाएं पेट्रोल सब्सिडी पे,
फिर आगे आइए डॉलर के पेग पे, फिर उससे आगे आइए एक और आपने कहा कि हम क्रॉस सब्सिडी पेट्रोल की देना चाह रहे हैं। सो टैक्टिकली हमने आईएमएफ को अच्छा हैंडल नहीं किया। जब हम दे ही नहीं रहे थे क्रॉस सब्सिडी, अभी उसमें 6 हफ्ते बाकी थे, हमने अनाउंस कर दी। अब बजट पे आपने उनको फिर थोड़ा सा जिसे कहेंगे अलर्ट कर दिया, जब आपने कहा कि हम बहुत रिलीफ ओरिएंटेड बजट देना चाह रहे हैं। दूसरा पॉइंट आपने बहुत अच्छा ये रखा है कि 30 जून को द करंट प्रोग्राम विल एक्सपायर। ये प्रोग्राम हमने सितंबर में एक्सपायर होना था, 22 में हमने एक्सटेंड करवाया हुआ है एज अ रेसिपिएंट कंट्री। अभी इसके 2 रिव्यू और बाकी हैं, एक फरवरी में था 10th और एक मई में है 11th। मई वाले में एक्चुअली बजट डिस्कस होना था। सो आई डोंट नो अब 10th और 11th की क्लबिंग हो सकती है अगर अगले 5 से 8 दिनों में किसी तरह भी 9th रिव्यू की जो डॉलर फाइनेंसिंग का इशू है वो सॉर्ट हो जाए। ये तो पाकिस्तान के लिए आई थिंक बेस्ट केस सिनारियो है जो मैं आपके सामने रखा। अगर ये नहीं होता तो आपने जिस तरह सही फरमाया कि एक बजट आएगा, मेरा ख्याल है कि जो भी हुकूमत के पास रूम होगा, हुकूमत कोशिश करेगी रिलीफ ओरिएंटेड बजट देने की। बिकॉज ऑफ फंड प्रोग्राम में नहीं होंगे तो थोड़ा सा लेवरेज लेने की कोशिश करेगी। बट आई एम होपिंग कि मेरा बेस्ट केस सिनारियो जो है वो किसी तरह ट्रांसपायर कर जाए। अगर वो नहीं डॉक्टर साहब जो इस वक्त फियर्स बढ़ रहे हैं वो हैं वर्स्ट केस सिनेरियो के, जो ज़्यादा लाइकली लग रहा है, और मैं वो डी वर्ड यूज़ नहीं करना चाह रहा लेकिन करना पड़ेगा कि अगर हम उस जानिब जाते हैं तो क्या देख रहे हैं आप? अगर ये IMF की सर्दमहरी ऐसे ही चलती रही तो फिर क्या ऑप्शन बचता है, क्या होगा? देखें, फिर इन एनी केस हमें अगले 2-3 माह जो गुजारने हैं करंट सिनारियो में, उसके लिए आपको दोस्त ममालिक चाइना की कमर्शियल फंडिंग और चाइना की स्टेट फंडिंग जो है वो लेनी पड़ेगी ताकि आपका ये वक्त गुजर सके। सऊदी अरेबिया के होपफुली $2 अरब इवन अगर IMF नहीं होता तो आ जाएं, तो देन यू कैन जस्ट पास थ्रू दिस टाइम। बट मैं बारहा कहता हूं कि गुजर जाएगा तो फिर क्या करेंगे? फिर दोबारा IMF के पास जाएंगे। आप IMF का प्रोग्राम लिए बगैर नहीं चल सकते। देर इज, अगर आप खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ये भी पैसे ना आए और आपको कहीं पे अपनी पैसों को विदहोल्ड करना पड़े, फॉरेन पेमेंट्स को आप ना करें वो पेमेंट्स, तब भी रीस्ट्रक्चर करने के लिए IMF के पास ही जाएंगे। अगर ये डॉक्टर साहब ये प्रोग्राम फेल होता है, ये कंप्लीट नहीं होता, उसके बाद जो चांसेस हैं फॉर अनदर प्रोग्राम वो कैसे होंगे? जब आपने पिछला प्रोग्राम ही सही से आपने पूरा नहीं किया तो अगले की तो आप क्या सोच भी नहीं सकते, या ये मुमकिन है? ज्यादा टफ बार्गेनिंग होगी ना। इट विल बी अ टफ बार्गेन्ड प्रोग्राम। द कंडीशनैलिटीज विल बी ज्यादा स्ट्रक्चरल इन नेचर और टैक्सेस विल बी हायर, एक्सपेंडिचर कट्स विल बी हायर, प्राइवेटाइजेशन, मतलब उस तरह की चीजें ज्यादा होंगी। और ये याद रखिए कि वो करने के लिए IMF में वेट इट आउट कि आपके जो इंटरिम गवर्नमेंट है, अगर वो सेटअप हम आइन के मुताबिक ही चलें और फेडरल में कहीं अगस्त में आता है तो उससे डिस्कशन तो जरूर हो जाएगी, कॉन्टूर्स तो जरूर तय हो जाएंगे, हो सकता है कोई ब्रिज फाइनेंसिंग भी अरेंज करनी पड़े। बट वंस द न्यू गवर्नमेंट इज इन पावर, लेट्स होप के अक्टूबर में सम टाइम, मैं जस्ट गोइंग बाय द फेडरल जो सिनारियो दिख रहा है, तो फिर वो प्रोग्राम कहीं वहां जाके आएगा। डॉक्टर साहब, आपने जैसे कहा कि हमने टैक्टिकली मतलब बहुत बुरा ट्रीट किया उस पूरे मामले को, लेकिन एक इसका एक ग्लोबल पहलू भी है और बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि देखें ये चीन और अमेरिका की लड़ाई में भी हम पिस रहे हैं और IMF जो है वो इसलिए आपको नहीं देगा कर्ज कि आप फिर चीन को कर्ज लौटाएं, क्योंकि इस वक्त हम सबसे ज़्यादा कर्ज हम पे चीन का है। ये जो सिचुएशन है ये कितना प्ले आउट कर रही है हमारे सिनेरियो में? देखिए, ये बात दुरुस्त है कि देयर इज अ फीलिंग, और कोई बयान भी शायद आज से कुछ साल पहले अमेरिकन एक ऑफिसर का आया था, माइक पेम्पियो ने कहा था। जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि हम शायद IMF के पैसे लेकर जो वो वापस कर दें। अब देखिए, पाकिस्तान की तो एक ग्रॉस फाइनेंसिंग नीड $22 अरब की IMF ने डिटरमिन की इस साल के लिए कि हमें $22 अरब लेकर आने हैं। उसमें सारी पेमेंट्स मल्टीलैटरल्स की भी, जो IPPs की भी हैं, जो कमर्शियल भी हैं, वो सारी शामिल थी।
हम वो ना अरेंज कर पाए तो हमने ऑब्वियसली रिजर्व से वो पेमेंट जो है वो की है। जो अगला साल है फिर 25 अरब डॉलर का है, उसमें चाइनीज भी हैं, रोल ओवर्स भी हैं, वेस्टर्न भी हैं, मल्टीलैटरल्स के भी हैं, बायलैटरल्स के भी हैं। ये सारी चीज को तो हमें इकट्ठा ही लेकर चलना पड़ेगा ना। पेमेंट तो हमने मल्टीलैटरल्स की भी करनी है, हमें आईएमएफ की भी करनी है, इनकी तो रीस्ट्रक्चरिंग भी नहीं हो सकती बिकॉज ये लेंडर हैं जो प्रेफरेबल लेंडर हैं, हम इनकी रीस्ट्रक्चरिंग भी नहीं कर सकते। सो ये जो सारा सिनारियो है इसमें ये बात दुरुस्त है कि कुछ जो इंटरनेशनल सिनारियो है वो प्ले आउट कर रहा है, बट आप ये भी देखिए ना कि अगर आप आईएमएफ को टेक्निकली पहले अगर कन्विंस कर पाते तो फिर आप डिप्लोमेटिक चैनल्स को यूज करते हुए, चाहे यूएस ट्रेजरी हो, चाहे चाइनीज हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे आपको सऊदी अरेबिया ने भी तो यही कहा कि आप पहले अपना घर ठीक करें, हम फिर आपको पैसे देंगे। कितने माह से आप सुन रहे हैं कि सऊदी 2 अरब डॉलर आ रहे हैं। आज भी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आई कैन टेल यू दिस कि कागजात भी एक्सचेंज हुए हैं। एसडीएफ वहां का एक सऊदी डेवलपमेंट फंड है जो पैसे स्टेट बैंक में डालता है, अभी भी बातचीत चल रही है और उम्मीद है कि हो जाएगी, बट उन्होंने भी पैसे आपको नहीं दिए। सो ये एक ग्लोबल सिनारियो है। पीपल वांट यू टू गेट योर हाउस इन ऑर्डर। आप यकीन करें विदाउट दैट अब आपको फ्री मनीज वैसे भी मुश्किल है मिलने क्योंकि कसाद बाजारी है। अच्छा, ये जो सिनेरियो है कि हमने अपने दोस्तों को भी जेरबार कर दिया, अब जाहिर है वो भी 10 बार सोचते हैं हमें पैसे देने से पहले, आईएमएफ ने भी अंगूठा दिखा दिया, तो हमारे अंदर जो जिसे कहते हैं ना स्टेट जिन तबकात ने कैप्चर की हुई है उनमें इतना हौसला या इतनी तमीज़ या इतना मैनरिज्म है कि इसलिए कि पाकिस्तान अगर इकनॉमिकली डूबता है तो जाहिर है वो भी साथ ही डूबेंगे। तो या उन्होंने अपना इंतज़ाम कर लिया है या वो प्लान बी या सी उनके जहन में है कि यार वक्ती तौर पे हम अपनी जेब ढीली करके कम से कम इस मुल्क को तो बचा ही लें। क्या लगता है आपको? यार आई थिंक आई हैव ऑलवेज सेड दिस कि पाकिस्तान का जो कलीदी मसला है ना, हम बड़ी बड़ी चीज़ों में हम पाकिस्तान की जो गवर्नेंस का इशू है उसको इतना एनलार्ज करके होता है कि हम डिस्कस करते रहते हैं, बट वी रियली कांट गेट टू इट कि आखिर फिर इस गवर्नेंस को किसी स्टेज पे तो हल करना है ना। आई थिंक जो इस वक्त मसला है वो इकोनॉमिक गवर्नेंस में सिर्फ कॉम्पिटेंस का है। सिर्फ से मेरा मतलब ये नहीं है कि मतलब ये कोई छोटा मसला है, बट देखिए ना आईएमएफ के साथ डिस्कसिंग टीम बहुत बेहतर हो सकती थी। इसी तरह आपने अगर कोई इदारा प्राइवेटाइज करना है तो प्राइवेटाइजेशन की टीम बेहतर डेवलप की जा सकती है। आपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट लानी है तो इन्वेस्टमेंट की टीम बेहतर, ये चीजें तो कोई भी पॉलिटिकल सेटअप कर सकता था। ये आई थिंक इन द शॉर्ट रन तो ये करना पड़ेगा, आपको हर कलीदी अदारे में कुछ लोग लाने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो वाज़ेह है कि ये जल्बा है इकोनॉमी को मिसमैनेज करने का, ये इस गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा। इलेक्शन जब भी हो, अभी होते हैं बाद में होते हैं, ये तो यार ये तो बेचारे अपनी मर्जी का बजट भी नहीं बना पा रहा है जिस पे इनकी आखिरी उम्मीद थी। यार देखिए ना जिस तरह डॉक्टर साहब कई चीज़ें इनके हाथ में भी थी लेकिन नहीं कर पाए, और वो इसहाक डार साहब जो है उनको वो इसे जवाब देना पड़ेगा। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो बात करते हैं थैलेसीमिया की। वेलकम बैक। आज थैलेसीमिया से मुतालिक आगही का आलमी दिन है। हर साल ये दिन मनाया जाता है। थैलेसीमिया हम में से अक्सर लोग जानते हैं कि एक ब्लड डिसऑर्डर है और इसकी जो बुनियादी वजह है वो ये बताई जाती है कि जेनेटिकली ये वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होता है जिन्हें थैलेसीमिया होता है। होता यह है कि जिस्म में मुनासिब मकदार में जो हेमोग्लोबिन है, जो सुर्ख सेल हैं, वो बनने बंद हो जाते हैं या स्लो हो जाते हैं या उतनी ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाते जो जिस्म के हर हिस्से की ज़रूरत होती है। उसकी वजह से मरीज़ जो है वो कमज़ोरी महसूस करता है, सांस पूरा नहीं आता। बचपने में ही अक्सर अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चे को थैलेसीमिया ट्रांसमिट हुआ है या नहीं हुआ है। और एक्सट्रीम केसेस में अनीमिया में चला जाता है, और अनीमिया का मतलब ये है कि फिर वो उज़लात जो हैं, दीगर जिस्मानी उज़लात, वो फेल भी हो सकते हैं और खुदा न खास्ता मौत भी हो सकती है। तो ये मसला ख़ासा सीरियस है। डॉक्टर आसिम क़िदवाई को हमने ज़हमत दी है, वो अफ़ज़ाल मेमोरियल ट्रस्ट के सरबराह हैं जो थैलेसीमिया के मरज़ को और मरीज़ों को फ्री ऑफ कॉस्ट मैनेज करते हैं और ये बहुत अरसे से ये काम जारी है।
डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच कि आपने हमें ज्वाइन किया। पहला एक उमूमी जो बुनियादी सवाल आपसे 1,00,000 दफ़ा पूछा जा चुका होगा, मैं भी पूछ रहा हूँ, चूँकि अवेयरनेस का मसला है कि ये जो थैलेसीमिया का मसला पाकिस्तान में कितना संगीन है, लोग कितना सीरियसली लेते हैं और इसको मैनेज करने के जो वसाइल हैं वो कितने? थैलेसीमिया आपको पता है एक खून की मौरूसी बीमारी है और जो इसका ट्रीटमेंट है वो बहुत ही सिंपल है कि या तो इस बीमारी को होने से रोक दें और जिसके लिए एक प्रिवेंशन प्रोग्राम है, तो या फिर उसको साथ साथ जो बच्चे पैदा हो गए उनको एक बेहतरीन इलाज मिलना चाहिए जो उनका राइट है, एंड इट इज़ नॉट राइट कि जब उनको ट्रीटमेंट नहीं मिले। तो पाकिस्तान में अभी तक कोई ऐसा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम अवेलेबल नहीं था जो कि इनको अच्छे तरीके से देख सके, मगर उसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है आगाही, एडवोकेसी, अवेयरनेस कि इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है। थैलेसीमिया एक वाहिद बीमारी है जिसको आप कहने से रोक सकते हैं। किस तरीके से? अगर 2 कैरियर हैं, अगर वो आपस में शादी ना करें, उनको समझा दिया जाए तो थैलेसीमिया उसी वक्त उससे आगे नहीं बढ़ेगा, ना उनकी फैमिलीज में आएगी। तो ये एक बहुत मोटी सी मैंने एक बात आपको। डॉक्टर साहब ये पता कैसे चले कि कौन कैरियर है और कौन नहीं है? टेस्ट कराना पड़ेगा ना, और हमारे यहाँ तो लोग तब तक टेस्ट नहीं कराते जब तक कोई ज़रूरत पेश ना आ जाए। मुझे आपकी बात से ही लग रहा है कि ये जो डॉर्मेंट होता है जीन में, तो पता कैसे लगे? क्या आप ये कह रहे हैं कि शादी करने से पहले हर कोई टेस्ट कराए? देखें, इसमें बहुत सिंपल सी चीज़ें कि हमें थैलेसीमिया को 2 जगह पे हम ढूंढ सकते हैं। एक हम पॉपुलेशन में ढूंढ सकते हैं कि जैसे कि थैलेसीमिया 5 to 7%, यानी कि आप 100 लोगों को स्क्रीन करेंगे तो 5 लोगों के बारे में पता लगेगा। मगर आज के दिन तक सबसे ज़्यादा थैलेसीमिया कहाँ पे? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या जवाब देंगे इसका? कहाँ पे है थैलेसीमिया सबसे ज़्यादा? हमारा गेस आई डोंट नो, कराची, आई डोंट नो। नहीं, हमारे सब थैलेसीमिया बलूचिस्तान और केपी, खैबर पख्तूनख्वा। नहीं, इसका जवाब ये है, हमारे पास सबसे ज्यादा आसान काम ये है, हर थैलेसीमिया सेंटर में पेशेंट मौजूद है। तो अगर हम इनकी फैमिलीज को स्क्रीन करें तो सबसे ज्यादा थैलेसीमिया हमें यहाँ मिलने वाला है। हम अभी जो काम करने में कई फोरम पे ये बात कर चुका हूँ कि थैलेसीमिया को स्क्रीन करना है तो हर सेंटर की जिम्मेदारी लगा दें कि अपने अपने सेंटर में वो उनकी फैमिलीज को स्क्रीन करें, और आगे जो मोस्ट पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं वो थैलेसीमिया की फैमिलीज हैं और उनके बच्चे हैं और उनके रिश्तेदार हैं। हम इसको छोड़ के पॉपुलेशन स्क्रीनिंग पे निकले में जिसमें 5 to 7% इंसिडेंस है, यानी कि अगर आप 100 लोगों को स्क्रीन करेंगे तो सिर्फ 5 लोग मिलेंगे। ये लेवल 2 ऑफ स्क्रीनिंग को बाद में करें। सबसे पहले जब वो जो चीज आपके सामने है, यानी कि हर थैलेसीमिया सेंटर, पूरे पाकिस्तान के थैलेसीमिया सेंटर में थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं, यकीनन फिर इनके भाई बहन हैं, इनकी फैमिलीज हैं, इनके चचा, मामू, फूफी, दादा दादी सब मौजूद हैं। तो हम सब कुछ छोड़ के सिर्फ अगर एक काम पे लग जाएं कि थैलेसीमिया सेंटर्स जो हैं उनकी ये जिम्मेदारी लगा दें कि अपने अपने सेंटर को स्क्रीन करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। अच्छा, मैं एक और चीज़ जानना चाहता हूँ, इससे भी बेहतर एक हल हो सकता है, मुझे नहीं मालूम कि लॉ है इसके बारे में या नहीं, कि सरकार ये लाजमी करार दे दे कि जिसको भी जिससे शादी करनी है, दोनों ब्लड स्क्रीनिंग के बाद ये सर्टिफिकेट लाएं कि दोनों थैलेसीमिया फ्री हैं जेनेटिकली, उसके बाद ही उनकी शादी जो है रजिस्टर हो सकती है। देखें, मैं आपको एक चीज बताऊं, हम जिस कल्चर में रह रहे हैं, जिस माहौल में हम लोग रहते हैं, उसमें ये है कि शादियां रिश्तेदारों में, और हमारे यहाँ लेजिस्लेशन की जब हम बात करने जा रहे हैं तो पहला काम हमारा ये है कि हम डाटा कलेक्शन, हम जब तक डाटा कलेक्शन नहीं करेंगे हम इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। यानी कि पहले हम लोगों को आगाही दें, उसके बाद फिर हम लेजिस्लेशन की बात करें, जैसे कि हमने कोविड में किया, जैसे हमने डायबिटीज के लिए किया, जैसे हमने ट्यूबरक्लोसिस के लिए किया, जैसे हमने HIV के लिए किया, हमने पोलियो के लिए किया। तो थैलेसीमिया के लिए भी तो पहले आप लोग लेट देम अवेयर अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ द डिजीज। हम अगर 5 सेकंड जो है रोजाना हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में इस बात पे दे दें कि भाई एक मैसेज दे दें, शादी से पहले थैलेसीमिया स्क्रीनिंग कराएं, अपने आने वाली नस्लों को थैलेसीमिया से बचाएं। ये एक मैसेज है जो मैं बात करता हूँ, मगर इतना टाइम नहीं कोई देने को तैयार।
डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वसत मैं आपको बताता चलूँ कि 20 साल से फील्ड में काम कर रहे हैं और कराची में जो इनका है फेडरल एरिया में हॉस्पिटल वो 24 घंटे और 100% फ्री। तो इनकी जो जैसे ये बात है ना कि हमारे यहाँ आगाही नहीं है, अक्सर पता होगा तो फिर आप तवज्जो भी देंगे, तदारुक भी करेंगे या इस तरह के कोई स्टेप्स बहुत लेंगे। सारी चीज़ों का पता होता है यार, फिर भी शादी करवा देते हैं, फिर भी करवा देते हैं। लेकिन आप इमेजिन करें आपको जाना पड़े हर महीने, आपको पिन्स नीडल्स लगी हुई हैं पूरा, आपको तो जाना ही पड़ा, आपकी जो नस्लें आ रही हैं उनको भी जाना पड़ेगा ना। अपने बच्चों को आप अपने बच्चों को इस मुसीबत में डालें। तो बहरहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।